वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और अच्छा बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में? अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हैंडल्स 180 किलोग्राम पर मिनट ऑफ एयर। देख ले जाते हैं साथ साथ गिवन क्या क्या है अपने को। क्या चीज़ है? 180 किलोग्राम पर मिनट, मतलब मास फ्लो रेट दिया है। मास फ्लो रेट कितना है? 180 केजी पर मिनट। उसके बाद इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 280 केल्विन। इनलेट प्रेशर मतलब P1 1 बार, T1 कितना? 280 केल्विन। उसके बाद इनलेट वेलोसिटी इज 90 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कंप्रेशन इन इम्पेलर द कंडीशंस आर, मतलब इम्पेलर में कंप्रेशन होने के बाद कंडीशंस हैं तो क्या हो जाएगी वो? P2 1.5 बार, वेलोसिटी कितनी दी है? 230 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर कितना दिया है? T2 335 केल्विन। ठीक है। फिर पूछा क्या है आपसे? पहला, टू फाइंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। दूसरा, पावर। तीसरा, ओवरऑल इफिशिएंसी। ओवरऑल इफिशिएंसी को एनओवी से डिनोट करते हैं, efficiency of unit when it is assumed that the kinetic energy of air obtained in the impeller is fully converted into the pressure in the diffuser। इस लाइन का क्या मतलब है समझिए। तो कंप्रेसर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्रेसर में 3 काम होते हैं। ये कोई कंप्रेसर है मान लीजिए, तो इसमें पहला क्या रहेगा? इनलेट। दूसरा क्या रहेगा? इम्पेलर। तीसरा क्या रहेगा? डिफ्यूजर। इन तीनों को कंबाइंड क्या कहते हैं? कंप्रेसर। इम्पेलर से 0, यहाँ से 0 से 1 कंडीशन, ये 2 और ये 3। इनलेट में क्या रहता है? वेलोसिटी बहुत कम रहती है, तो वेलोसिटी अपन इनलेट में नोजल के थ्रू बढ़ाते हैं, जिससे इम्पेलर में कुछ वेलोसिटी के साथ वो अंदर बढ़े। अब यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है इनलेट वेलोसिटी। अब इनलेट आप कंप्रेसर का इनलेट मानोगे तो वो तो 0 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन इम्पेलर का इनलेट अपना क्या है? 1। तो आप पहचानोगे कैसे कि कंप्रेसर का इनलेट है कि इम्पेलर का इनलेट है? वैल्यू से। 90 मीटर पर सेकेंड काफ़ी वेलोसिटी होती है, तो अगर कंप्रेसर के इनलेट में 90 मीटर वेलोसिटी रही तो फिर इनलेट वाले का तो कोई पर्पज ही नहीं रहा, क्योंकि तो पर्पज किस लिए है? सिर्फ वेलोसिटी इसके साथ भेजने के लिए। मतलब वेलोसिटी इसने जो गेन करी वो इस स्टेज के बाद गेन करी, मतलब ये 1 पॉइंट जो है इम्पेलर का इनलेट दिया हुआ है। ठीक है। और वैसे भी जनरली जो इनलेट कंडीशन है वो बोली गई है इम्पेलर के इनलेट के लिए बोली गई। ठीक। अब इसका पहले डायग्राम समझते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम के लिए देखिए, टीएस डायग्राम अपन बनाते हैं। टी एस, यहाँ पे प्रेशर, पहले यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो जाएगा अपना? P1 कितना है? 1 बार। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे फिर कहाँ जा रहा है? P2 पे जा रहा है। ये कौन सा? P2 इज इक्वल टू कितना? 1.5 बार। यहाँ से शुरू हुआ, ये 1 कंडीशन हो गई अपनी, 1 पॉइंट। तो इसको आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी पूछा है, तो मतलब आइडियल कैसे जाता ये? आइडियल तो ये ऐसे जाता। आइडियल ऐसे जाता तो अपने को वर्क क्या होता? मिनिमम मिलता, आइसेंट्रोपिक वर्क। लेकिन आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी पूछा है, तो मतलब ये आइडियल तो नहीं गया, ये एक्चुअली कैसे गया होगा? ऐसे गया होगा। तो ये इसका क्या होगा? 2 पॉइंट, एक्चुअल 2 पॉइंट जो इम्पेलर का आउटलेट बना। लेकिन आइडियल क्या बनना चाहिए था? 2 डैश। 1 पे वेलोसिटी कितनी? V1 इसकी 90 मीटर पर सेकेंड। अब V2 पे जब इम्पेलर से निकला तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, 90 से ज़्यादा रहेगी मान लेते हैं। ये इम्पेलर का इनलेट, इम्पेलर,
इनलेट और ये इम्पेलर आउटलेट। ठीक है, 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन पढ़िए न्यूमेरिक क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि जितनी भी वेलोसिटी उसने गेन करी इम्पेलर में, वो पूरी की पूरी वेलोसिटी उसने क्या करी, डिफ्यूजर में यूज कर ली प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो डिफ्यूजर में ये प्रेशर P3 तक पहुंचा होगा, डिफ्यूजर में P3। तो डिफ्यूजर वैसे प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, डिफ्यूजर की प्रोसेस होनी चाहिए ऐसे। डिफ्यूजर भी आइसेंट्रोपिक तो होगा नहीं, 3 पॉइंट यहां तक होना चाहिए। लेकिन उसने बोला कि जितनी वेलोसिटी यहां पे गेन करी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट कर दी, प्रेशर में। मतलब डिफ्यूजर की जो प्रोसेस हो रही है वो आइडियल प्रोसेस हो रही है, तभी तो लॉसेस एक भी नहीं है। अगर लॉसेस होते तो ये प्रोसेस कैसी होती, ऐसी होती। लेकिन ये ऐसी नहीं है, कैसी नहीं है, ये वाली प्रोसेस फिर ऐसी गई है। समझ में आया डिफ्यूजर की प्रोसेस ये ऐसी क्यों गई। एक्चुअली में अगर लॉसेस होते तो डिफ्यूजर की प्रोसेस को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लॉसेस होते तो मतलब क्या होता, जितनी वेलोसिटी वो गेन करता कि पूरी की पूरी वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है जितनी वेलोसिटी उसने V2 यहाँ पे गेन करी, पूरी की पूरी वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर दी, प्रेशर में कन्वर्ट कर दी। मतलब V3 अपने पास कितना हुआ, 90 मीटर पर सेकेंड। कैसे, इनलेट में वेलोसिटी कितनी थी इंपेलर के, 90 मीटर। अब मान लीजिए V2 अपनी कितनी हो गई, 250 मीटर। तो कितनी गेन करी इंपेलर में वेलोसिटी, V2 माइनस V1 कितनी हो गई, 250 माइनस 90 तो कितनी हो गई, 160 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी गेन करी वो पूरी की पूरी 160 किस में कन्वर्ट कर दी, प्रेशर में। तो V3 फिर अगेन कितना बचा अपने पास, जब 160 कंज्यूम कर दी तो बाद में कितना बचा, 90 मीटर ही तो बचा। ये एग्जांपल के लिए है, इसको आप एक्चुअल मत मानिएगा। मतलब जितनी गेन करी, V1 से जितना आगे बढ़ा वापस वो कहाँ पे पहुंच गया, जो उसकी इनलेट में थी। तो इनलेट में कितनी थी, 90 मीटर पर सेकेंड, तो इनलेट पे। तो मतलब उसने आइडियलिस्टिकली आगे बढ़ा, डिफ्यूजर में आइडियलिस्टिकली काम किया। और अगर जितनी गेन करता पूरी की पूरी प्रेशर में कन्वर्ट नहीं करता तो वो एक्चुअल उसका कंडीशन होती ये वाली। लेकिन ये वाली नहीं होके अभी उसको ये वाली कंडीशन मिली है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इंपेलर भी आइडियलिस्टिकली काम करता, तो इंपेलर का एग्जिट भी ये वाला पॉइंट होता। और डिफ्यूजर भी आइडियलिस्टिकली काम करता, तो डिफ्यूजर का एग्जिट कौन सा होता, ये वाला होता, 3 ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी अपन निकालेंगे। तो आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे इनलेट और V1 इज इक्वल टू V2 तो नहीं दिया है अपने को। अगर V1 इज इक्वल टू V2 नहीं दिया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टेडी फ्लो। मतलब V1 इज इक्वल टू V2 नहीं दिया है तो अपने को कौन सा, स्टैग्नेशन वाला चीज लगानी पड़ेगी। तो 1 से 2 के बीच में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, एक्चुअल है ये जो कि अपना। तो 1 पे एंथैल्पी कितनी, H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, बाकी सब निगलेक्ट, एनर्जी हीट ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ। H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस WC, क्योंकि वर्क अपन दे रहे हैं। तो वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 इक्वल नहीं है, तो अपन लोग कंप्रेसर वर्क जानते हैं कितना होता है, CP T02 माइनस T01 यही होता है, या H02 माइनस H01 यही होता है अगर वेलोसिटी इक्वल नहीं हो तो। और वेलोसिटी इक्वल हो तो स्टैटिक एंथैल्पी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा टर्म H01 और ये पूरा टर्म क्या है, H02, और ये कंप्रेसर को उधर ही भेजेंगे तो H02 माइनस H01 वही तो निकल के आएगा। मतलब जब वेलोसिटीज इक्वल ना हो तो अपने को स्टैग्नेशन वाले कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना पड़ता है। तो अपन इसको, तो अपने पास सारी वैल्यूज हैं, डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं। ये 250 ने अपने को गिवन है, 230 गिवन है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 230 माइनस 90 कितना, 140। तो H1 कितना दिया है अपने पास, H1 की वैल्यू कितनी होती है, एयर वर्किंग फ्लूइड है तो एयर इज फॉर एयर, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो Cp T1, तो Cp 1.005, T1 कितना है 280, इंटू V1 कितना है
90 स्क्वायर अपॉन, ये क्या था, ये वाला 1.005 किलो जूल में था, तो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा ये जूल में निकल के आएगा, तो किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड और करेंगे, प्लस, ठीक, इज इक्वल टू H2 कितना है 1.005 इंटू 335 टेम्परेचर, प्लस V2 कितना 230 का स्क्वायर अपॉन 2000 सीधे सीधे, माइनस WC। तो WC यहाँ से निकल के आएगा जो कि एक्चुअल वर्क है। कौन सा वर्क है, ये एक्चुअल वर्क है। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 77.67 किलो जूल पर केजी अपना निकल के आया, W एक्चुअल 77.67। उसके बाद 1 से 2 डैश के लिए अपन लोग आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी पूछा है, तो पहले 2 डैश निकाल लेते हैं। 2 डैश कितना है, 2 डैश निकालने के लिए T2 डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 डैश अपॉन P1, तो P2 कितना है 1.5 अपॉन P1 कितना है 1, तो 1.5 प्रेशर रेशियो बचा, क्या होगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सॉल्व करेंगे तो T2 डैश इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 280 इंटू 1.5 की पावर 4.4 अपॉन 1.4। सॉल्व करिए, T2 डैश अपने को कितना मिल गया 314.39 केल्विन। T2 डैश क्यों निकाला, अभी तो अपन ने एक्चुअल वर्क निकाला, अब अपने को आइडियल वर्क निकालना है। आइडियल वर्क किसने निकलेगा, जब इस कंडीशन से 2 डैश के बीच में अपन लगाएंगे, तो अपन लोग लगाएंगे क्या, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 डैश, जो कि क्या होगा अपना आइडियलिस्टिक कंडीशन अपने को देगा। 2 डैश लगा दें, H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 डैश प्लस V2 डैश, V2 डैश का स्क्वायर, V2 तो वही रहेगा ना, V2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस WC, टेम्परेचर बस चेंज होगा, वेलोसिटी तो सेम निकलेगी। तो H1 कितना 1.005 इंटू 280 प्लस 90 का स्क्वायर अपॉन 2000 सेम इज इक्वल टू H2 डैश कितना आएगा 1.005 इंटू टेम्परेचर 335 ना लेके कौन सा लेना है 314, क्योंकि आइडियल यही वाला आ रहा है। 314.39 प्लस 230 का स्क्वायर अपॉन 2000 माइनस WC। तो और ये WC जो निकल के आएगा ये क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। तो यहां से सॉल्व कर लें अपन लोग, तो WC अपने को क्या मिलेगा, W कंप्रेसर वर्क आइडियलिस्टिकली कितना आएगा 56.96 किलो जूल पर केजी। तो आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी होती है W आइडियल अपॉन W एक्चुअल। तो आइडियल कितना है 56.96, एक्चुअल कितना है 77.67। सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मिलेगी कितनी 73.33%। अब आप बोलोगे कि सर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जैसे अपन लोग अभी तक निकालते आ रहे थे T2 डैश माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 करके भी तो निकाल सकते थे। हाँ वैसा करते थे, लेकिन कब, जब वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे सेम नहीं है, तो T2 डैश नहीं, अपने को स्टैग्नेशन टेम्परेचर से कैलकुलेट करेंगे तब तो आएगा, लेकिन यदि स्टैटिक टेम्परेचर से करेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए अपने को इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े। अब पावर अपने को पता है कितनी होती है, मास फ्लो रेट इंटू वर्क। वर्क कौन सा लेंगे, एक्चुअल वाला, एक्चुअली लेना है। कितनी पावर है 180 किलोग्राम पर मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 180 अपॉन 60 किलोग्राम पर सेकेंड इंटू 77.67। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 233.02 किलोवाट पावर। आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी हो गई, पावर हो गया। अब अपने को ओवरऑल इफिशिएंसी निकालनी है। तो ओवरऑल इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ओवरऑल इफिशिएंसी मतलब
ओवरऑल इफिशियंसी आइडियल अपॉन एक्चुअल, क्या हो जाएगा, आइडियल अपॉन एक्चुअल। लेकिन आइडियल अपॉन एक्चुअल कहां से कहां तक, पूरे कंप्रेसर का आइडियल अपॉन एक्चुअल। अभी तो ये 1 से 2 का अपन ने क्या निकाला, आइडियल अपॉन एक्चुअल इम्पेलर का, लेकिन पूरे कंप्रेसर का आइडियल कितना हो जाएगा, 1 से 2 डैश आइडियल हो, 2 डैश से 3 डैश भी आइडियल हो, तो पूरे कंप्रेसर का आइडियल कितना हो जाएगा, T3 डैश माइनस T1, क्योंकि आइडियल चलेगा तो पूरे ओवरऑल जहां से शुरू हुआ पूरा आखिरी तक आइडियल ही चलता रहे, तो 1 से 2 डैश जाएगा पहले, फिर 3 डैश भी आइडियल ही जाएगा वो। तो ये T3 डैश माइनस T1 अपॉन एक्चुअल कितना है, T3 माइनस T1। अभी 1 से 2 डैश तो वो क्या है, नॉन आइडियल है, लेकिन 2 से 3 आइडियल है। अगर 2 से 3 आइडियल ना होता तो वो 3 वाला पॉइंट यहां कहीं मिलता। आइडियल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया डायरेक्टली कि 2 से 3 डिफ्यूजर में आइडियल काम हो रहा है, लेकिन उसने लिख के दिया जितनी एनर्जी गेन किया पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई, मतलब क्या हुआ, 100% हो गया। तो इसलिए 2 से 3 क्या है, आइडियल अपन शो कर रहे हैं। तो इस वाले से अपना निकलेगा क्या, आइडियल ओवरऑल इफिशियंसी। अब इसमें अपने पास है क्या क्या, T1 है, T2, T2 की जरूरत ही नहीं है, T3 चाहिए और T3 डैश चाहिए। T3 डैश कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो सबसे पहले T3 निकालते हैं। T3 के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दें अपन लोग, किसमें, पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में। पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में क्या हो रहा है, कोई वर्क तो हो नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H3 प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2। H2 कितना है, 1.005 इंटू 335 इंटू प्लस V2 कितना, 230 स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल टू H3 कितना है अपने पास, H3 निकालना है 1.005 इंटू T3 प्लस V3 अपन ने बताया जो जितनी स्टार्टिंग रही होगी उतनी सेम, तो 90 का स्क्वायर अपॉन 2000। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने को T3 मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा, 357.28 केल्विन। T3 मिल गया। अब T3 डैश भी मिल जाए तो अपना काम हो जाए। T3 डैश निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले P3 निकालना पड़ेगा, थर्ड वाला प्रेशर निकाल ले तो 2 डैश और 3 डैश के बीच में अपन लोग प्रेशर टेम्परेचर वाला रिलेशन निकाल लगा देंगे। अब P3 कैसे निकालें अपन लोग, P3 T2 और T3 है, ये दोनों भी तो आइसेंट्रोपिक है, तो T2 T3 के बीच में भी अपन लोग क्या लगा सकते हैं, प्रेशर रिलेशन लगा सकते हैं। P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। याद रखिएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा, जब प्रेशर के ऊपर पावर चढ़ती तब रहता है, टेम्परेचर के ऊपर चढ़ेगी तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास T3 पता है, निकाल लिए, T2 पता है, निकाल लिए। देखिए समझिए करना क्या है, अपने को T3 डैश निकालना है। T3 डैश निकालने के लिए 2 डैश और 3 डैश के बीच में यदि अपन लोग क्या लगाते, T3 डैश अपॉन T2 डैश इज इक्वल टू P3 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अपने को T2 डैश पता है तो T3 डैश निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को P3 पता करना है। T3 वाला जो ये प्रेशर है ये कितना है, तो ये वाला प्रेशर अपन लोग, ये भी तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 2 से 3, जहाँ जहाँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी वहाँ वहाँ अपन ये रिलेशन लगा सकते हैं। इसलिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से अपन लोग P3 पहले निकालेंगे, फिर इस रिलेशन से निकाल के T3 डैश निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो अपनी ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लिखिए P3 अपॉन P2 कितना 1.5, 357.28 अपॉन 335 टू द पावर 1.4 अपॉन 0.4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P3 अपने पास कितना आ गया 1.879 बार। P3 आ गया। अब उसके बाद 1 से
3 डैश, 1 से 3 डैश लगा लीजिए, चाहे तो 2 डैश से 3 डैश लगा लीजिए, दोनों बात सेम है। तो अपन लोग 1 से 3 डैश ही लगा लेते हैं, क्योंकि अपने पास तो दोनों सीधे सीधे 1 से 3 डैश आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। चाहे 1 से 3 डैश लगा लीजिए, चाहे 2 डैश से 3 डैश लगा लीजिए, बात बराबर है। तो T3 डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू P3 अपॉन P1। P3 क्या, डैश फैश सब बराबर है क्योंकि उसी लाइन प्रेशर की सेम लाइन है। गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T3 डैश यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्व करके, आप सॉल्व करिएगा 335.3 केल्विन। T3 डैश जो आया अपना कितना आया, 335.3 केल्विन। तो अब ओवरऑल इफिशिएंसी जो अपनी बनेगी कितनी है, T3 डैश कितना 335.3 माइनस T1 280 अपॉन T3 कितना 357.28 माइनस 280। सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इफिशिएंसी मिली अपने को 71.5%। सो ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर वेलोसिटीज अलग अलग हों तो अपने को स्टैग्नेशन कंसेप्ट से आगे बढ़ना है, स्टैटिक कंसेप्ट वहां पे फेल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।